धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। सीएम धामी बोले 100% मतदान कराना बड़ी चुनौती। बजट सत्र को लेकर असमंजस बरकरार, जल्द होगी अधिकारियों के साथ बैठक। देहरादून में ही सत्र आयोजित करने के मिल रहे संकेत। भूमाफियाओं पर चलेगा अब देहरादून जिला प्रशासन का डंडा। सरकारी जमीनों को कराया जाएगा खाली, पहले भेजेंगे नोटिस, फिर होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के नहीं हो रहे एडमिशन। 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए निर्धारित। इस बार 50% खाली होने से विभाग परेशान। और जनसेवा के लिए चुने गए विधायकों की कमाई किसी सरकारी अधिकारी से कम नहीं। जिले के डीएम से भी ज्यादा एमएलए की कमाई। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे चंपावत के उपचुनाव की। चंपावत जिले में हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार थमने में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है। इससे पहले शनिवार को भाजपा के मेगा चुनावी प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो कर धामी के समर्थन में जनता से वोट की अपील कर संदेश देने की कोशिश की कि उत्तराखंड राज्य के लिए विकास के लिए सिर्फ भाजपा जरूरी है, भाजपा है तो संभव है। आइए रिपोर्ट में देखते हैं और क्या कुछ खास रहा। मुख्यमंत्री धामी के समर्थन में लगते ये नारे। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतिम दौर में चल रहे चंपावत उपचुनाव के चुनावी प्रचार में जमकर प्रचार किया। भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चंपावत से चुनाव लड़ रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले टनकपुर में रोड शो कर जनता का समर्थन जुटाया। इस मौके पर उनके साथ खुद पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जनता का साथ जुटाते नजर आए। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर धामी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए धामी सरकार को जरूरी बताते हुए जनता से पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वोट देने की अपील की। और यह चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि चंपावत उत्तराखंड को नेतृत्व देने के लिए ये सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से अपील करूंगा कि श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 31 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं।
जनसभा से पहले मंच पर साथ बैठे नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी की जुगलबंदी भी खूब देखने को मिली। सीएम योगी ने न सिर्फ धामी सरकार के कामकाज को सराहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का जनता के बीच संदेश दिया। साथ ही अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र करना भी योगी आदित्यनाथ नहीं भूले। विकास का नेतृत्व अब चंपावत करता हुआ दिखाई देगा, चंपावत करेगा। हमने रोड शो में भी देखा है और इस जनसभा के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब नेतृत्व यशस्वी होता है, कैसे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देता है। आज आपने देखा होगा, अयोध्या के लिए राम मंदिर की चर्चा कर रहे थे धामी जी, और भाइयों बहनों, लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, लोग इसके बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं करते थे। लेकिन आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमों से प्रारंभ हो चुका है। सीएम योगी ने तो चुनावी प्रचार में जनता का समर्थन जुटाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता के सामने सरकार के कामकाज को गिनाते हुए कहा कि वो चंपावत के विकास के लिए संकल्प ले चुके हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आशीर्वाद पाकर और आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे फिर से देवभूमि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। हम अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए उत्तराखंड को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वैसे तो चंपावत उपचुनाव के प्रचार में सीएम धामी खुद जनता के बीच जाकर उनका समर्थन जुटाते नजर आए, मगर भाजपा के इस मेगा प्रचार शो में सीएम योगी की मौजूदगी और जनता के जुटाए समर्थन से भाजपा और खुद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे पुष्कर धामी को इसका फायदा होगा या नहीं, इसका फैसला भी 31 मई को जनता ईवीएम में कैद कर ही देगी। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं तो चंपावत विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चंपावत विधानसभा क्षेत्र में देर रात तक प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और खुद के लिए वोट की अपील भी कर रहे थे। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी कोशिश है कि वो हर मतदाता तक अपनी बात को पहुंचाएं, इसलिए विधानसभा के हर क्षेत्र में जा रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 100% मतदान कराना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, विपक्ष कोई चुनौती नहीं है। आपको बता दें कि 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो मतदान की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। मतदान को समापन कराने के लिए मतदान पार्टी आज से मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 7 जून से गैरसैंण में होना था, लेकिन राज्य में चल रही चारधाम यात्रा को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बजट सत्र को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र पर निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार बजट सत्र देहरादून में ही आहूत हो सकता है। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और पुलिस फोर्स की भारी कमी के चलते सरकार 7 जून में होने वाले बजट सत्र पर विचार कर सकती है। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों को निशुल्क पढ़ाई के लिए हर साल आवंटित की जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में 100% गरीब छात्रों के एडमिशन नहीं हो पाते। इस साल भी उत्तराखंड में 50% सीटें पहली बार करीबन लॉटरी प्रक्रिया निकलने के बाद भी खाली है, लेकिन खाली सीटों को भरने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है, आइए रिपोर्ट में देखते हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों की निशुल्क एजुकेशन के लिए निर्धारित हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक निशुल्क पढ़ाई गरीब छात्रों का हक है, लेकिन इस साल भी क्लास 1 में जो एडमिशन प्रदेश भर में हुए, उसके तहत खाली रह गई 50% सीटों ने विभाग के माथे पर बल डाल दिए हैं
और सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कैसे 100% सीटों को भरा जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि गरीब छात्रों के लिए जो सीट रिजर्व है उन पर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। प्रदेश में 33,672 सीटें गरीब छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से एडमिशन की पहली प्रक्रिया में 17,662 छात्रों का ही एडमिशन हो पाएगा। जो सीटें रिजर्व गरीब छात्रों के लिए रखी गई हैं, उनमें से 28,066 आवेदन मिले थे। इनमें से 21,922 आवेदन सही पाए गए तो लॉटरी के जरिए 17,662 छात्रों का चयन हुआ। इस बाबत समग्र शिक्षा अभियान के अपर परियोजना निदेशक मुकुल सती का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन में जो 25% जो कोटा होता है वो 12(1)(c) के लिए आवंटित होता है, तो उनका आवंटन हमने कर दिया। 17,662 आवंटन हमारे अभी तक हो चुके हैं लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा, जो ऑनलाइन सिस्टम से भरे जाते हैं। 34,000 कुल सीटें हैं, तो बाकी सीटें अभी वाकई में खाली हैं। तो माननीय मंत्री के निर्देश हैं, तो वैसे भी हम लोग चाह रहे हैं कि निर्देशों के अनुपालन में बहुत जल्दी जो है दूसरी प्रक्रिया दूसरे लोगों से जो नहीं किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए या किसी कारणवश फॉर्म को गलत भर दिया या कोई उनका और इशू रहा हो, तो उसके लिए बहुत जल्दी इस प्रोसेस से कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे और फिर उसी प्रोसेस से लोग भरेंगे और फिर दूसरी लॉटरी के द्वारा शेष सीटें भरने का प्रयास किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों के एडमिशन को लेकर नहीं भर पाई हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग एक बार फिर एडमिशन का मौका देने जा रहा है, मगर देखना ये होगा कि जो लक्ष्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गरीब छात्रों की 100% एडमिशन के लिए रखा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। अब भूमाफियाओं की खैर नहीं है। राजधानी देहरादून में अब जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, जिनसे जमीन तो खाली कराई ही जाएगी, इसके साथ ही उन पर कार्रवाई भी होगी। आइए रिपोर्ट देखते हैं। राज्य गठन के बाद से ही बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने भी प्रदेश की सरकारी जमीनों के साथ वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया है और बड़े बड़े घर और निर्माण कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे भी कर डाले। और इस पूरे खेल में सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल किया गया, जिससे भूमाफियाओं का काम और भी आसान हो गया। लेकिन अब भूमाफियाओं को लेकर देहरादून जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है, जिसके चलते उन भूमाफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने जमीनें कब्जा रखी है। राजधानी के मंसूरी विधानसभा के गलजलवाड़ी क्षेत्र में भी ग्राम समाज की जमीनों के साथ ही वन विभाग की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। इसके साथ ही राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इन भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, जिन पर अब कानूनी कार्यवाही की तैयारी चल रही है। एसडीएम सदर की अगुवाई में एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो ऐसे लोगों को जिन्होंने जमीनें कब्जा कर अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद अगर जमीनें खाली नहीं होती तो उन पर अब कानूनी कार्यवाही होगी। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग भी अब अपनी जमीनों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि वन विभाग की जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख वन संरक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी वन विभाग की जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उस पर राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद
जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इनकी चेतावनी को भू माफिया और अतिक्रमणकारी किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन भू माफियाओं को संरक्षण देने वाले इन विभागों के अधिकारी ही निकलते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चल रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के दफ्तर में डीएम ने औचक निरीक्षण किया। काफी वक्त से जिलाधिकारी को केंद्र में चल रही अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों से उनकी सैलरी से आला अफसर कुछ रकम मांगा करते थे और अगर उनको पैसे नहीं दिए जाते थे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिए जाने की भी धमकी दी जा रही थी। जिलाधिकारी ने कहा है कि जो भी खामियां पाई गई हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। सर, मैं यहाँ पे सीसीटीवी ट्रेनर था, तो 23 को मैम ने बोला कि मुझसे कि आपकी जो सैलरी आई है उसमें से जो मतलब 6 दिन की आई थी, तो उन्होंने कहा 330 रुपये के हिसाब से आपकी सैलरी है, बाकी जो भी होगा वो आप मुझे देंगे करके। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी सैलरी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे अकाउंट पर आता है वो भारत सरकार के थ्रू ही आता है, ताकि बीच में कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे और सीधे ट्रेनर के पास पहुँच जाए सैलरी। तो मैंने नहीं दिया तो मैम ने सीधे बोला कि कल से आप मत आइएगा, आपको जॉब से निकाला जाता है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के संबंध में मुझे एक शिकायत मिली थी कि जो आउटसोर्सिंग के थ्रू रखे जाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा इनके मैनेजर लेते हैं। तो इस संबंध में मैंने यहाँ पे अभी एक औचक निरीक्षण किया और उसमें कई सारी खामियां मुझे दिखी हैं। विधायक को जनता इसलिए चुनकर विधानसभा भेजती है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को बुलंदी तक पहुंचा सके। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जिस प्रतिनिधि को आपने अपनी दिक्कतों और परेशानियों के लिए चुना है, असल में उनकी सेवा, जन सेवा की कमाई एक दिन की इतनी है कि किसी ज़िले के डीएम की भी इतनी सैलरी नहीं होगी, तो यकीन करना शायद आपको मुश्किल होगा। ये बात हज़म होने वाली बात भी नहीं है, मगर ऐसा हुआ है। आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है और इसी पर आधारित ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधायकों के भत्तों में तेजी से बढ़ोतरी, आरटीआई के जरिए हुआ बड़ा खुलासा। 21 सालों में विधायकों का वेतन 15 गुना बढ़ा। उत्तराखंड सरकार के साल दर साल कर्ज के बोझ के तले दबने के बावजूद विधायकों के वेतन और भत्तों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आम कर्मचारियों के भले ही वेतन में मामूली इजाफा हुआ हो, मगर विधायकों के भत्ते और वेतन का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर 2021 तक इतने सालों में विधायकों का वेतन 15 गुना तक बढ़ गया है, जबकि अन्य भत्तों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इस बात का खुलासा काशीपुर निवासी नदीमुद्दीन की तरफ से दाखिल आरटीआई के तहत हुआ। आरटीआई से हुए खुलासे के तहत राज्य गठन के वक्त यानी कि 9 नवंबर 2000 को विधायकों का वेतन 2000 रुपए हर महीने निर्धारित हुआ, जो 1 अप्रैल 2017 को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह हो गया। यही नहीं, विधायकों के वेतन भत्ते के अलावा अन्य भत्तों में भी इजाफा देखने को मिला है। आरटीआई में मिली सूचना में इस बात का भी जिक्र है कि विधायकों को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की दर 5,000 से 30 गुना बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई। 9 नवंबर साल 2000 में जो निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 5,000 था, वो अप्रैल 2014 तक 7,500 रुपए और 1 जनवरी 2015 तक 15,000 रुपए हो गया। राज्य गठन के वक्त विधायकों को चालक भत्ता नहीं मिलता था, मगर 1 जनवरी 2014 से ये भत्ता भी मिलना शुरू हो गया और ये अप्रैल 2017 में बढ़ाकर 4 गुना यानी कि 12,000 रुपए कर दिया गया। राज्य गठन के वक्त विधायकों को 1,000 रुपए की दर से मिलने वाले सचिवालय भत्ते को 12 गुना बढ़ाकर 1 अप्रैल 2017 को 12,000 रुपए कर दिया गया। यकीनन विधायकों के भत्ते और वेतन में इतनी बढ़ोतरी हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड राज्य के वित्तीय हालात किसी से छुपे नहीं हैं और साल दर साल कर्ज का बोझ उत्तराखंड राज्य पर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य के वित्तीय हालातों में सुधार के लिए क्या कुछ जरूरी कदम सरकार उठाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
रुड़की के खानपुर विधानसभा में गाडर रोना गांव में ग्रामीण पिछले 2 सालों से नाला निर्माण न होने की वजह से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 साल पहले लोक निर्माण विभाग ने नाला बनाए जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन नाला आज तक अस्तित्व में नहीं आया है। बरसात में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसके साथ ही हादसों का भी डर बना रहता है। वहीं ईआर से जब संबंधित मामले पर जवाब मांगा गया तो अधिकारी ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। अब ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी जाती तो वो आंदोलन करेंगे। 2 साल होने जा रहे, इस नाले की प्रक्रिया चल रही, आज तक कोई प्रक्रिया ढंग से नहीं है। दिक्कत आपके सामने दिख रही, किस तरीके से नाला बनाया गया, क्वालिटी बिल्कुल जीरो है, बेकार मामला का काम सही नहीं है और काम रुका पड़ा है, काम चलता नहीं। जे को कहे वो सुनने को तैयार नहीं है। एसडी वगैरह वो रिपोर्ट करी तो जब जाकर थोड़ा बहुत काम हुआ। ठेकेदार तो यहाँ आता है ना काम कर। बच्चे स्कूल के आओ यहाँ पानी में सड़ा, 2 बाहर के लोग बाग आओ, उनके कोई गिर जा, कोई कुछ हो जा, उन मोटरसाइकिल टूट रही, स्थिति बहुत खराब है इस रोड की। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा समर्थकों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। गदरपुर की जनता का कहना है कि पीएम मोदी ने देश हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, धारा 370 हटाना और राम मंदिर का फैसला, कई अहम फैसले नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिए गए हैं जो सराहनीय है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। नोटबंदी के समय लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन नोटबंदी से डिजिटल ट्रांजैक्शन को भारत में काफ़ी मजबूती मिली है और जो हमारे पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश बोलें या पाकिस्तान बोलें या नेपाल बोलें, जो नकली नोटों की सप्लाई हो रही थी उस पर बहुत बड़ा झटका लगा। अभी जनता परिवर्तन चाहता था और मोदी जी के और बीजेपी पार्टी के जो प्रलोभन दिया लोगों को, उस आधार पे एक भरोसा करके लोगों के चुन के एक सरकार उनको बनाने का मौका दिया। लक्सर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गढ़ी संगीपुर गांव के 28 साल के युवक का अपहरण और 6 लाख की फिरौती वाले मामले को सुलझा लिया है और इसमें 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाली यशपाल सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। शहीद निवासी ने कल सुबह एक एफआईआर लॉन्च कराई थी कि इनका बेटा एक दिन पहले से गायब चल रहा है और उसी के फ़ोन से, घर के फ़ोन आ रहा है कि भाई तुम्हारा लड़का, अगर आप सही सलामत चाहते हो उसको तो 6 लाख रुपए दें। तो हमने तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए इसमें एफआईआर दर्ज करी और एक टीम गठित करते हुए हमने टीम को भेजा। इसमें लोकेशन के आधार पर और जो भी जानकारी मुखबिर से मिल रही थी, इसके आधार पर हमने पानीपत से कल 2 लड़कों को और जो अपहृत हुआ था इसको हमने बरामद कर लिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत उपचुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। सीएम धामी बोले 100% मतदान कराना बड़ी चुनौती। बजट सत्र को लेकर असमंजस बरकरार, जल्द होगी अधिकारियों के साथ बैठक। देहरादून में ही सत्र आयोजित करने के मिल रहे संकेत। भूमाफियाओं पर चलेगा अब देहरादून जिला प्रशासन का डंडा। सरकारी जमीनों को कराया जाएगा खाली, पहले भेजेंगे नोटिस, फिर होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के नहीं हो रहे एडमिशन। 25% सीटें गरीब छात्रों के लिए निर्धारित। इस बार 50% खाली होने से विभाग परेशान। और जनसेवक ले चुने गए विधायकों की कमाई किसी सरकारी अधिकारी से कम नहीं। जिले के डीएम से भी ज्यादा एमएलए की कमाई। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो 4 धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है।
इस बार की चारधाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चारधाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी।